हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रकाश यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल प्रकाश यादव स्टडी सेंटर पर। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की गणित प्रश्नावली 3.5 प्रश्न क्रमांक 1 का चौथा भाग। प्रश्न क्या बोल रहा है? निम्न रैखिक समीकरण के युग में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे ब्रजगुणनखंड विधि से हल ज्ञात कीजिए। और दोस्तों यहाँ पे दिया है ये रैखिक समीकरण युग्म है, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। इन समीकरणों का तुलना सबसे पहले हम करेंगे व्यापक समीकरण से। इसके बाद हमें पता चलेगा कि कौन सा हल होगा। अगर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 तो समीकरण निकाय जो हैं ये इनका एक अद्वितीय हल होगा और उसे ब्रजगुणनखंड विधि से हल ज्ञात करेंगे। और अगर हमें दूसरी स्थिति क्या है? a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। ये स्थिति अगर हमें मिलता है सेकंड स्थिति, तो निकाय ये समीकरण है जो इनका कोई हल नहीं होगा। और किससे तुलना करने पर? इस समीकरण का व्यापक समीकरण से तुलना करने पर। और अगर हमें तीसरा स्थिति a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2, अर्थात तीनों का मान बराबर होगा। जब व्यापक समीकरण का तुलना ये समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से करेंगे तो क्या होगा? अनेक हल होंगे। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, व्यापक समीकरण लिख लेते हैं और व्यापक समीकरण से तुलना कर लेते हैं इन समीकरणों का। तो दोस्तों यहाँ पे लिखता हूँ मैं व्यापक समीकरण क्या है? a1x धन b1y धन c1 बराबर 0। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1 के लिए। तथा a2x धन b2y धन c2 बराबर 0। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2 के लिए। क्या करने पर? से तुलना करने पर। तो यहाँ पे लिखिए से तुलना करने पर। तो दोस्तों चलिए तुलना कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स तुलना कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो a1x दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा a1 बराबर क्या हो जाएगा? समीकरण नंबर 1 के लिए बोला है तो यहाँ पे x है सबसे पहले समीकरण नंबर 1 में। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1x है, इसका मतलब x है मतलब 1x है और y है मतलब 1y है। तो a1 का मान होगा 1। ठीक है, ये अल्पविराम। फिर b1, तो यहाँ पे लिखिए b1 बराबर क्या दिया है? ऋण 3y। तो यहाँ पे ऋण 3 बस लिखेंगे, y को नहीं लिखेंगे। फिर यहाँ पर अब इसी तरह से यहाँ पे दिया है c1, तो यहाँ पे c1 बराबर क्या हो जाएगा? क्या दिया है? ऋण 7, तो ऋण 7। ये हो गया समीकरण नंबर 1 के लिए तुलना। अब समीकरण नंबर 2 के लिए जब तुलना करेंगे तो यहाँ पे दिया है a2, तो a2 बराबर क्या हो जाएगा? 3x दिया है समीकरण नंबर 2 में सबसे पहले, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। और फिर क्या दिया है? b2, तो b2 बराबर क्या हो जाएगा? देख सकते हैं ऋण 3y दिया है तो ऋण 3 हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या है? धन c2, तो c2 बराबर हो जाएगा ऋण 15। तो यहाँ पे लिखिए c2 बराबर ऋण 15। देखिए इस तरह से हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान ज्ञात कर लिए हैं। अब देखते हैं हमें कौन सी स्थिति प्राप्त होता है जब व्यापक समीकरण से तुलना किए हैं समीकरणों का। तो यहाँ पे लिखिए a1/a2 बराबर क्या है? a1 का मान है 1 बटे a2 का मान है 3, तो इस तरह से 1/3 है a1/a2 का मान। और b1/b2 का मान क्या है? ऋण 3/3 है। इसी प्रकार c1/c2 बराबर क्या है? आप देख सकते हो ऋण 7/15 है। तो आप यहाँ से आप देख सकते हो, अब आप देख सकते हो हमें कौन सी स्थिति प्राप्त हो रहा है। a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, अर्थात यहाँ पे लिखेंगे हम अर्थात कैसे? देख सकते हैं a1/a2 का मान क्या है? 1/3 है। और b1/b2 का मान क्या है? ऋण 3/3 है। क्या ये दोनों बराबर हैं? 1/3 यहाँ पे है तो यहाँ पे भी 1/3 है? नहीं है। इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं है, इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे कि दोनों बराबर नहीं है, है ना।
तो हमें कौन सी स्थिति प्राप्त हो रहा है, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। कहने का मतलब ये कि जो A1/A2 का मान है वह मान B1/B2 का नहीं है। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको वीडियो की फर्स्ट में ही बताया था कि जब व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे समीकरणों को और अगर हमें ये स्थिति प्राप्त होता है तो हमें कौन सा हल करना होगा, एक अद्वितीय हल, है ना। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आप देख सकते हो ये क्यों है A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, क्योंकि A1/A2 का मान है 1/3 और B1/B2 का मान है ऋण 3/3। तो इस B1/B2 का मान कुछ अलग है और A1/A2 का मान कुछ अलग है, दोनों अलग अलग हैं, मतलब बराबर नहीं है। A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। तो इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म का क्या होगा, एक अद्वितीय हल होगा। तो यहां पे हम लिखेंगे, अतः समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। और प्रश्न बोला था कि जब एक अद्वितीय हल होगा तो उसे ब्रजगुणनखंड विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहां पे लिखेंगे ब्रजगुणनखंड विधि से, ब्रजगुणनखंड विधि से। अब ब्रजगुणनखंड विधि से हल ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है, तो वो सूत्र हम लिखेंगे। और सूत्र क्या है, x/B1C2 ऋण B2C1 फिर बराबर क्या है, y/C1A2 ऋण क्या है C2A1 बराबर क्या है 1/A1B2 ऋण क्या है A2B1। ये हमारा सूत्र है। अब इस सूत्र में हम A1B1C1 और A2B2C2 का मान चलिए रखते हैं। तो चलिए दोस्तों मान रखते हैं सूत्र में। तो सबसे पहले दिया है x, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। तो लिखिए x बटे क्या बोल रहा है B1। तो B1 का मान देखिए, आप देख सकते हैं B1 बराबर क्या दिया है, ऋण 3 दिया है। तो B1 के स्थान में ऋण 3 कोष्टक में रखेंगे इसको, ऋण 3। फिर क्या हो जाएगा C2, तो यहाँ पे गुणक के रूप में है इसलिए गुणित C2 का मान देखिए आप, C2 बराबर ऋण 15 दिया है। तो यहाँ पे लिखिए C2 के स्थान पे ऋण 15। उसके बाद यहाँ पे दिया है ऋण, सूत्र में ही दिया है वो वाला ऋण। फिर B2, तो B2 का मान आप देख सकते हैं क्या दिया है, ऋण 3 दिया है। तो B2 के स्थान पे कोष्टक के अंदर रहेगा ये ऋण 3। फिर गुणित C1 है, तो गुणित C1 का मान देखते हैं। तो C1 बराबर ये देख सकते हो कितना है, ऋण 7 है। तो यहाँ पे लिखेंगे ऋण 7 C1 का मान। इस तरह से बराबर क्या दिया है y बटे, तो y बटे है पहले C1, तो C1 का मान यहाँ पे ऋण 7 आ जाएगा क्योंकि यहाँ भी C1 ही था। अब क्या हो जाएगा गुणित A2, क्योंकि A2 दिया है। तो A2 बराबर देख सकते हैं आप 3 है ना। तो यहाँ पे A2 बराबर हो जाएगा 3 कोष्टक के अंदर। फिर क्या है ऋण है तो ऋण। अब बोल रहा है C2, तो C2 का मान देखिए क्या है, ऋण 15 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऋण 15 हो जाएगा। अब क्या दिया है C2 के बाद A1, तो A1 का मान देखिए आप क्या दिया है, A1 बराबर 1 है। तो वहाँ पे हम गुणित A1 लिखेंगे, ये हो गया आपका y बटे। अब क्या लिखेंगे, बराबर 1 बटे कितना दिया है A1। तो यहाँ भी सबसे पहले क्या था, A1 ही था। तो यहाँ पे A1 का मान 1 है, तो यहाँ भी 1 होगा। इसके बाद कोष्टक में रखिए गुणित क्या बोल रहा है B2, तो B2 का मान
ऋण 3 है, देख सकते हो आप, ये ऋण 3, तो यहाँ पे गुणित ऋण 3, फिर इसको कोष्टक में बंद, उसके बाद ऋण है सूत्र में तो ऋण, फिर बोल रहा है A2, है ना। तो A2 का मान देखिए आप, ये है A2 बराबर है 3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोष्टक के अंदर 3, है ना, A2 का मान। फिर बोल रहा है B1, तो गुणित B1 का मान देखिए, B1 बराबर ये देख सकते हो ऋण 3, तो यहाँ पे लिखिए गुणित ऋण 3। इस तरह से हम सूत्र में मान रख लिए। चलिए गुणा करते हैं अब। तो दोस्तों सबसे पहले दिया है x बटे, तो लिखिए x, फिर बटे क्या दिया है, ऋण 3 गुणित ऋण 15, तो ऋण ऋण का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो ऋण 3 गुणित 15 है, तो ऋण ऋण का हो जाएगा धन, और 15 का गुणा 3 के साथ होगा तो 15 दिया 45 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखिए 45, है ना। इसके बाद कोष्टक में है तो कोष्टक में रखिए, फिर देखिए कोष्टक के बाहर क्या दिया है, ये वाला ऋण, तो यहाँ पे ऋण रखिए, फिर कोष्टक के अंदर क्या दिया है, ऋण 3 गुणित ऋण 7, तो ऋण ऋण का हो जाएगा धन, और 7 गुणा 3 के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, 3 सत्ते 21, ये दो को अच्छा से बना लेते हैं, 21 को अच्छा से बना लिए, ठीक है। इस तरह से आ गया यहाँ पे कोष्टक में 21, फिर बराबर दिया है y बटे क्या दिया है, ऋण 7 गुणित 3, तो धन ऋण, देखिए ऋण और धन का ऋण हो जाएगा, 3 सत्ते 21 कोष्टक में रखिए, फिर ये बाहर कोष्टक के बाहर ऋण है तो वो वाली ऋण, फिर यहाँ पे आप देख सकते हो क्या दिया है, ऋण 15 गुणित 1, तो ऋण गुणित धन, क्योंकि ऋण में है 15 और 1 जो है धन में है, तो यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहले ऋण, चिन्ह गुणा हुआ तो ऋण और धन का गुणा हुआ तो ऋण, और 15 एकम 15। इस तरह से इसको कोष्टक में फिर रख लेते हैं। अब यहाँ से बराबर क्या दिया है, 1 बटे, तो यहाँ पे 1 बटे क्या दिया है, 1 गुणित ऋण 3, तो धन ऋण का हो जाएगा ऋण, और 1 का गुणा 3 के साथ होगा तो 3 एकम 3, कोष्टक में रखिए इसको भी। और देखिए बाहर है ऋण, तो यहाँ बाहर कोष्टक के बाहर ऋण, उसके बाद क्या दिया है, 3 गुणित ऋण 3, 1 3 धन में है, 1 3 ऋण में है, तो धन और ऋण का ऋण, 3 तिहाई 9, इस तरह से गुणा कर लिए दोस्तों। अब यहाँ क्या होगा, सबसे पहले देख सकते हैं आप, x है तो x लिखिए, फिर बट्टे क्या दिया है 45, तो कोष्टक से हटाइए, कोष्टक के अंदर है तो यहाँ पे लिखिए कोष्टक के बाहर 45 कीजिए, फिर कोष्टक के अंदर ऋण है तो यहाँ भी कोष्टक हटेगा तो ऋण 21 है कोष्टक के अंदर, कोष्टक के बाहर ऋण है तो कोष्टक के बाहर ऋण, और कोष्टक हटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 21, फिर क्या है बराबर, y है तो y, फिर बटे है तो बटे, ऋण 21 हो जाएगा कोष्टक हटेगा तो, और देख सकते हैं कोष्टक के बाहर ऋण है और कोष्टक के अंदर भी ऋण है, तो क्या हो जाएगा, ऋण ऋण का गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा धन, फिर 15 है तो 15 हो जाएगा, फिर बराबर क्या दिया है 1 बटे, कोष्टक हटेगा तो ऋण 3 है तो ऋण 3 ही रहेगा, यहाँ पे ऋण 3 हो जाएगा। उसके बाद ये देख सकते हैं कोष्टक के बाहर ऋण और कोष्टक के अंदर 9 में भी ऋण, तो ऋण ऋण का गुणा होगा तो धन हो जाएगा, और 9 है तो 9 हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे दिया है क्या देख सकते हैं आप, x बटे, तो लिखिए x बटे 45 ऋण 21 कह रहा है, तो यहाँ पे रफकार कर लीजिए, 45 में 21 घटा दीजिए, 5 में 1 गया बचा 4, 4 में 2 गया बचा 2, तो इस तरह से 45 में 21 घटाने पर 24 बच रहा है, तो 24 लिख दीजिए। इस रफकार को मिटा देते हैं, और यहाँ पर बराबर क्या दिया है, y है तो y बटे क्या कह रहा है, ऋण 21 धन 15, तो ऋण और धन का क्या होता है, ऋण होता है, यानी ऋण मतलब घटाना, तो 21 में क्या घटाना है, 15 को घटा देना है, तो चलिए घटा लेते हैं। अब देख सकते हो यहाँ पे जो 1 है, 1 में 5 नहीं घटेगा तो यहाँ से उधार लेंगे तो ये बन जाएगा कितना 11, 11 में 5 जाएगा बचेगा कितना 6, अब यहाँ पे उधार दे दीजिए तो बचा 1, 1 में 1 जाएगा बचेगा 0, इस तरह से क्या बच रहा है 6 बच रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 6, लेकिन 21 बड़ी है यहाँ पे और 21 में ऋण का चिन्ह है तो यहाँ भी ऋण का चिन्ह हो जाएगा। जोड़ते या घटाते टाइम जो अंक या संख्या बड़ी होती है उसमें जो चिन्ह होता है वही चिन्ह उत्तर में लगा देते हैं, तो हमारा उत्तर आया है 6, और यहाँ पे हम घटा रहे हैं तो यहाँ पे होगा ऋण 6, है ना। अब क्या करते हैं, बराबर क्या दिया है 1 बटे ऋण 3 धन 9, तो
तो ऋण और धन का होता है ऋण यानी घटाना। तो 9 में 3 घटेगा तो बचेगा कितना 6, और 9 जो है यहाँ पर बड़ी है किससे 3 से, और 9 में धन का चिन्ह है तो हमारा उत्तर आया यहाँ पर 6, तो यहाँ धन 6 होगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को मैं समझा पाया हूँ। कमेंट्स करके जरूर बताइए और वीडियो को लाइक जरूर करना, आप लाइक नहीं करते हो दोस्तों। अब हमें x और y का मान ज्ञात करना है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे हम x बटे 24 बराबर, लास्ट वाले पद को ले लेते हैं तो लास्ट में 1/6 है, दिखा देता हूँ मैं, देख लीजिए 1/6 है तो 1/6 लिखना है ना। लास्ट के पद को लिख लेते हैं। अब यहाँ y का मान निकालना है, इसलिए यहाँ पे भी लिख लीजिए y बटे ऋण 6 है तो ऋण 6, और बराबर लास्ट पद को लिख लेते हैं तो लास्ट पद क्या है 1/6 है तो 1/6। चलिए अब ज्ञात करते जाते हैं x और y का मान, दोनों पक्षों में ज्ञात कर लेंगे। इस पक्ष में x का मान और इस पक्ष में y का मान ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, अब x का गुणा 6 के साथ होगा तो 6x हो जाएगा, और 24 का गुणा किसके साथ होगा 1 के साथ हो जाएगा, तो बराबर 24 और कम 24 हो जाएगा। और इस साइड में y का गुणा 6 के साथ होगा तो क्या हो जाएगा 6y हो जाएगा, और बराबर है तो बराबर, फिर ऋण 6 का गुणा 1 के साथ होगा तो ऋण 6 कम 6 हो जाएगा। अब इस साइड में क्या हो जाएगा, हमें x का मान चाहिए तो x बराबर हो जाएगा 24 है तो 24 और बटे ये 6 हो जाएगा, है ना। और इस साइड में क्या हो जाएगा y का मान चाहिए तो y बराबर ऋण 6 है तो ऋण 6 और बटे ये 6 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमें x का मान चाहिए तो काट देते हैं, 6 कम 6 और 6 चौको 24, 6 का दूनी कितने बार पढ़े हैं 4 बार, तो 24 आया है तो कट गया। तो इस तरह से x बराबर कितना आ गया 4 आ गया दोस्तों, है ना। अब इस साइड में हम y का मान निकालेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा 6 कम 6, 6 कम 6, इस तरह से 1/1 आ गया। तो 1/1 नहीं लिखते हैं, 1 लिखा जाता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो ऋण 6 है ऊपर, तो यहाँ पे आएगा ऋण, वो ऋण नहीं कटा है इसलिए, तो y का मान आ गया क्या ऋण 1। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को यह सवाल समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए यार, आप लाइक नहीं करते हो। और कमेंट्स करके भी ज़रूर बताइए कि आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया है या नहीं, यह सवाल जो है आप लोगों को समझ में आया है नहीं। मैं अगर समझ में नहीं आया आप लोगों को तो नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा और अच्छे से समझाने की और बताने की। थैंक यू सो मच। आप सभी लोग स्वस्थ रहें।